मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुचिको में। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है दर्जी। उधड़े और पुराने कपड़ों को ठीक करना उसका हुनर था। किसी भी कपड़े को ढीला करना हो या तंग, ऊंचा करना हो या खोलकर उसकी लंबाई बढ़ानी हो, या किसी पुराने कपड़े से कुछ और तैयार करना हो, सारे काम वो बहुत सफाई से करता था। एक बार कपड़ा उसकी मशीन पर चढ़ जाए तो बस समझिए कि अब वो पहनने लायक हो गया। सुबह ठीक 9:30 बजे सामुदायिक भवन के सामने वाले पीपल के पेड़ के नीचे उसकी मशीन लग जाती और वो अपनी कुर्सी डालकर शाम 7 बजे तक चुपचाप सिर नीचा करके कपड़े ठीक करने में लगा रहता। उसके पीछे रखी लकड़ी की बेंच हमेशा छोटे बड़े थैलों से भरी रहती और उसके दाईं तरफ एक बड़े से बोर्ड पर किसी न किसी सरकारी योजना में गरीबों का जीवन बेहतर बनाने के दावे करने वाले पोस्टर लगे रहते। यूं तो इस तरह के दर्जी आपको हर कॉलोनी या मार्केट में दिख जाएंगे जो कपड़ों की मरम्मत करते रहते हैं, लेकिन इसकी सादगी में कुछ बात थी और शायद यही वजह थी कि सिर्फ हमारी कॉलोनी ही नहीं, आसपास के ज्यादातर लोग भी उसी से अपना काम करवाना चाहते थे। पिछले लगभग 2 दशकों से भी ज्यादा हो गया था मुझे उसे इसी तरह काम करते देखते हुए। फर्क सिर्फ इतना आया था कि अब उसके बालों में सफेदी झांकने लगी थी और आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। कई सालों तक तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, बस उसे हमारा टेलर या दर्जी ही कहते थे। यूं तो काम के अलावा मेरी भी उससे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। बस वो अगर कभी बहुत दिनों तक गायब रहता तो हम समझ जाते कि वो अपने गांव गया है। उसके आने पर हम पूछ लेते उसके गांव का हाल, जैसे बारिश कैसी रही, फसल कौन सी हुई, जमीन अपनी है या नहीं। काम करते करते वो भी खुशी खुशी प्रश्नों का जवाब देता रहता। अक्सर जब आप ऐसे किसी व्यक्ति से उसके घर परिवार या गांव के बारे में बात करते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है और शरीर में स्फूर्ति सी दौड़ जाती है। वो बात करना चाहते हैं अपने बारे में, लेकिन शहर में उन्हें सुनने वाला कोई मिलता नहीं। दुख तो छोड़िए, उनके सुख बांटने वाला भी कोई नहीं होता। गांव से शहर पलायन करने वाले व्यक्ति की दशा बहुत दयनीय होती है। वो गांव कभी छोड़ नहीं पाता और शहर उसे अपनाता नहीं। अब मैं जब भी कभी उसके पास किसी काम से जाती, उसके घर परिवार के बारे में जरूर बात करती। इस बीच कई बार चुनाव हुए, सरकारें बदली और सरकारी विज्ञापन भी। हर विज्ञापन अपने आंकड़ों में ये बताता कि पिछले सालों में किस तरह लोगों की आय बढ़ी या आने वाले सालों में कैसे बढ़ेगी। गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त इलाज, बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, बुजुर्गों के लिए पेंशन, बीमा योजनाएं आदि आदि। लेकिन इन विज्ञापनों के ठीक सामने बैठे व्यक्ति के जीवन पर इनका कोई असर मुझे दिखाई नहीं देता था। मैंने कई बार उससे पूछा भी कि क्या कभी उसने कोशिश की है उन योजनाओं का लाभ उठाने की, और वो हर बार मुस्कुराकर कहता, मैडम जी ये सब इतना आसान कहाँ है। कागज पूरे करते करते मैं कई बार अपनी दिहाड़ी का भी नुकसान कर चुका हूँ। हाँ, माँ की 2000 रुपए की पेंशन आती है, लेकिन किसी किसी महीने वो भी छूट जाती है। जब दफ्तर में पूछो तो उन्हें लगता है कि हमें तो जैसे मुफ्त के खाने की आदत लग गई है। सरकारी अस्पताल में पहले तो लंबी लाइनों में लगो और फिर सारी महंगी दवाई बाहर से खरीदो। बस जितना नसीब में है उतना ही मिलेगा। कुछ साल पहले कोरोना की मार सभी पर पड़ी, लेकिन ऐसे लोग बीमारी से कम भूख से ज्यादा डरे हुए थे। पहले तो वो भी गांव चला गया, लेकिन शायद भूख का डर उसे वापस शहर ले आया। काम कम ही था, फिर भी वो हर रोज एक उम्मीद बांध कर आता। यहाँ का पुराना बाशिंदा था, लोगों ने थोड़ी बहुत मदद की
और वो दिन भी निकल गए। इतने कठिन दिनों में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जुटा रहा। इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई। मैंने कई बार आते जाते देखा, पीपल का पेड़ सूना था। मुझे लगता है इस बारिश के मौसम को सुहाना कहने वाले वो लोग ही रहे होंगे जिनके सिरों पर छत है और घर में खाना। कच्ची छतों में रहने वाले लोग सावन के गीत कैसे गा सकते हैं? वो भी शायद बारिश की वजह से काम पर नहीं आ रहा था। रोज कमाने खाने वाला आदमी जब कुछ दिन तक काम पर ना आए तो पता नहीं उसके घर का चूल्हा कैसे जलता होगा। आज बहुत दिनों बाद वहां से गुजरते हुए मैंने उसे फिर देखा। मैंने फौरन घर जाकर कुछ कपड़े निकाले। शायद इन कपड़ों की उधड़ी कच्ची सिलाई की मरम्मत करके वो अपने खस्ता हालात को कुछ समय तक तुरप सके। एक थैले में मैं उन कपड़ों को लेकर उसके पास पहुंची। नमस्ते मैडम जी, उसने अपने उसी अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इस बार तो आप बहुत लंबे समय के बाद आए हैं, मैंने अपना थैला आगे बढ़ाते हुए कहा। पिछले महीने मेरी मां गुजर गई, कहते कहते उसका सिर झुक गया। ओह, मैंने अफसोस जाहिर किया। क्या वो गांव में थी? मैंने पूछा। नहीं, कुछ महीनों से वो मेरे साथ थी, यहीं पर। उन्हें पित्त की थैली में पथरी हो गई थी, जो समय पर इलाज न मिलने के कारण बहुत बढ़ गई थी। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया और दूसरे दिन ही वो चल बसी। मैं खामोश उसकी बात सुन रही थी। वो बोले जा रहा था अपना दुख कि किस तरह अस्पताल वालों ने माँ की बॉडी को आधे घंटे में वहां से ले जाने को कह दिया। माँ का अंतिम संस्कार गांव में होना था और वहां तक माँ के पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाले 25,000 रुपए मांग रहे थे। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने सभी के सामने बहुत हाथ जोड़े, लेकिन किसी को दया नहीं आई। मैंने जैसे तैसे किसी से 5,000 रुपए उधार लिए और सोचा कि बाकी का इंतजाम तो गांव पहुंचकर कर लूंगा। वहां तो कई जानने वाले हैं, कोई तो मदद कर देगा। रास्ते में कई लोगों से फोन पर बात की, लेकिन सभी ने एक ही सुझाव दिया कि अपना खेत गिरवी रख दो, 30,000 तो मिल ही जाएंगे। माँ का अंतिम संस्कार भी अच्छे से हो जाएगा। बस अब यही सब करवा कर लौटा हूं। कहते हुए उसने अपने आंसू छुपाने के लिए अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। एक न एक दिन तो सभी को जाना है और किस्मत को कौन बदल सकता है। ये कहते हुए मैं कुछ पल रुककर वहां से चलने लगी। सामने वाले बोर्ड पर बड़ा सा पोस्टर चिपका था, जिस पर लिखा था, बदलते भारत की नई तस्वीर, विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। अचानक जोरों से बारिश होने लगी। मैं वहीं पेड़ की ओट में खड़ी हो गई। उसने अपने पीछे रखी हुई तिरपाल निकाली और उसका एक सिरा पेड़ के साथ और दूसरा सामने लगे बोर्ड के साथ बांध दिया। बोर्ड पर चिपका पोस्टर तेज बारिश में फटकर हवा में फड़फड़ा रहा था। मैंने मुड़कर दर्जी की ओर देखा। वो अपने काम में जुट चुका था, अपनी उधड़ी हुई किस्मत को फिर से सीने की कोशिश में।